नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी बस हादसे में 26 लोगों की मौत। सीएम धामी ने हादसे में मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिजन और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान। यमुनोत्री हाईवे पर दुर्घटना स्थल का परिवहन मंत्री ने किया दौरा। घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की पाई गई कमी, कहा जल्द होगा सड़क पर सुरक्षात्मक कार्य। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 77.47% रहा 10वीं का रिजल्ट, तो 12वीं का परिणाम 82% रहा। जून में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। धूप की तपिश से झुलस रहे लोग। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों में गहराया संकट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात करेंगे एक दुखद खबर की। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर हुए बस हादसे के सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, तो कई केंद्रीय नेताओं ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तराखंड में हुए इस हादसे से मध्य प्रदेश में मातम का माहौल छा गया है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया? पूरी खबर की पड़ताल करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही। रविवार देर शाम उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के पास डामटा इलाके में हुए बस एक्सीडेंट से पहले यात्रियों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं होगा कि जिस चारधाम यात्रा के लिए वो निकले हैं, वो पल भर में उनकी इस यात्रा को जिंदगी की आखिरी यात्रा बना देगी। पलक झपकते ही बस अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरती है और 26 जिंदगियां मौत के नींद में सो गईं। 4 गंभीर रूप से घायलों का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं। हादसा इतना भयावह और रूह कपाने वाला रहा कि पेड़ों पर शव टंगे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मरने वालों में 11 तीर्थयात्री महिलाएं भी शामिल हैं। बस हादसे की खबर लगते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया और रात भर एसडीआरएफ ने मौकाए वारदात पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तो सीएम धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम में हालातों का जायजा लेने पहुंच गए। उधर रातों रात देहरादून पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मोर्चा संभालते नजर आए। देर रात उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। कितने लोग थे गाड़ी में, बस में? सर, ये हमारी कंट्रोल जो उत्तरकाशी द्वारा बताई गई है, ये सर हमें 14 लोगों की डिटेल बताई गई है। अभी तक 9 मृतक हैं, 5 घायल हैं। इनको टांटा हॉस्पिटल भेजा गया है और सर गाड़ी है ये मध्य प्रदेश की है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट की है। अरे यार वो तो ठीक है। ये सब पूछना चाह रहे हैं कि इसमें टोटल कितने लोग थे? ये बताइएगा। तो डिटेल अभी तक कंट्रोल उत्तरकाशी द्वारा नहीं बताई गई है। तो पूरी 9 मृतक और 5 घायल ही बताए गए हैं। टोटल 14 लोग मिली है अभी तक। पूरी डिटेल लो जरा, फिर बताओ। ठीक है सर, पूरी डिटेल लेके आप बताते रहिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट मिलता रहेगा। हादसे के चंद घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय नेताओं ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का तुरंत ऐलान कर दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी 5-5 लाख के मुआवजे राशि की घोषणा की। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देते हुए सीएम धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार है उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और चूँकि चारधाम यात्रा में
लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है। हादसे को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तरकाशी के डामटा में जाकर घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ितों का ढांढस भी बंधाया। जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से रवाना कर दिया सबको, वहाँ एम्बार्मिंग हो जाएगी, वो मतलब शरीर को ठीक करके ऐसी स्थिति में पहुँचाएं कि वहाँ ठीक से पहुँच जाए। और फिर हमने रक्षा मंत्री से बात की तो एयरफोर्स का विमान, क्योंकि बाय रोड तो बहुत टाइम लगता है, तो बॉडी खराब हो जाती है, तो विमान आएगा बाद में 2 बजे और विमान से फिर उनको खजुराहो उतारेंगे और खजुराहो से फिर घंटा भर में अपने यहाँ पहुँच जाएंगे। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखवो खड इलाके में हुआ ये हादसा जहां हुआ है वहां सड़क बिल्कुल ठीक है और चौड़ी है। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रही गाड़ी को पास देते वक्त ये दुर्घटना घटी। हालांकि ड्राइवर ने इससे बचने की बहुत कोशिश की, मगर स्टीयरिंग फेल होने से चट्टान से बस टकराने के बाद खाई में जा गिरी और इतने बड़े पैमाने पर लोग काल के गाल में समा गए। मगर वक्त रहते हरकत में आए प्रशासन और खुद सीएम धामी के मॉनिटरिंग करने से राहत और बचाव कार्य तत्काल मुहैया कराए गए। टाइम टीवी के लिए उत्तरकाशी से ब्यूरो रिपोर्ट। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने यमुनोत्री मार्ग पर हुए दुर्घटना स्थल का दौरा किया। परिवहन मंत्री ने दुर्घटनाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद कहा है कि घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की कमी पाई गई है, जिसकी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ठोस नीति बनाएगी। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमको कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि जन हानि न हो और इसी बीच हमने एक बैठक भी ली थी। परंतु ये जो दुर्घटना हुई ये रोड सेफ्टी के हिसाब से भी इसमें बहुत अच्छी कमियां थी। एनएच के रोड होने के बावजूद भी रोड सिंगल है, इसका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। रोड के किनारे डिवाइडर वगैरह भी इसमें नहीं लगे थे, इसकी जांच भी हम कराएंगे और दुर्घटना की जांच कराने के आदेश भी पहले ही दे चुके हैं। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं होने से विपक्ष का जो सर है वो शर्म से झुक रहा है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यशपाल आर्य ने सरकार और परिवहन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा ये हादसा हुआ है और 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रश्न चिन्ह भी है, सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी संचालन व्यवस्था कैसी है, परिवहन की जो एक चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए उससे सरकार विभाग कोसों दूर है। और निश्चित रूप से ये दुर्घटना से साबित होता है कि ये लापरवाही घोर लापरवाही है। 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है और उसी के चलते हम लोगों ने इस तरह की निर्णय लिए हैं। दर्शक दीर्घा हेतु मान्य सदस्यों की संस्तुति पर 1 प्रवेश पत्र तथा माननीय मंत्रीगणों की संस्तुति पर 2 प्रवेश पत्र की ही जारी किए जाएंगे। पत्रकारों को सदन की कार्यवाही के लिए पत्रकार दीर्घा के पास सूचना विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा ही दिया जाएगा।
और अब बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परिणामों की। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्रों के परिणाम घोषित किए हैं। हाई स्कूल में कुल 12,09,778 और इंटरमीडिएट में 11,03,164 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 10वीं का परीक्षा परिणाम 77.47% रहा, तो वहीं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 82.63% रहा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार हाई स्कूल में टिहरी गढ़वाल जिले के मुकुल ने 99.0% अंकों के साथ टॉप किया है, जबकि इंटरमीडिएट में हरिद्वार जिले की रिया राजपूत ने 97% अंक लाकर पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। पास हुए सभी छात्रों को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कुल परीक्षा फल 82.63% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 79.74 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.38 रहा। तो इंटरमीडिएट में भी बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में SBMIC मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिव्या राजपूत ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 485 अंक प्राप्त किए। इनका कुल प्रतिशत जो है 97% है। तो ये टॉपर छात्रा हमारी इंटरमीडिएट में निकली है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में SBMIC बागेश्वर गोपेश्वर चमोली के छात्र अंशु भगवाना ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 484 अंक प्राप्त किए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क मिलने वाली पुस्तकों के समय पर न मिलने पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के करीब 600 अधिकारियों के साथ खुद का भी वेतन तब तक रोकने का फैसला किया जब तक 100% छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी वेतन नहीं लेंगे। हमारा जो प्रवेश प्रक्रिया है ये सितंबर तक चलती है, तो आगे भी एडमिशन होंगे, तो वो भी मैंने कहा कि उसको भी आकलन करें। जैसे जितना बढ़ते हैं तो उसकी हम पहले से एक अनुमान लगा के पब्लिश करा लें, किताबें प्रिंट करा लें, ताकि उनको भी ससमय उपलब्ध हो जाए। जहाँ तक किताबों की अनुपलब्धता की बात है, वो 9 to 12 में करीब 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिली है। तो वो 5% के लिए हमने कहा भाई चूँकि ग्रीष्मकालीन अवकाश है, बच्चों को इसमें पढ़ना चाहिए, तो आप जो बच्चे हुए हैं इनको घर घर दीजिए किताबें, ताकि कोई बच्चा छूटे न और जो अवकाश का समय उसका सदुपयोग करे। तो घर घर जब तक हम किताबें नहीं बांट देंगे तब तक किसी का नहीं वेतन निकलेगा। और जब प्रमाण पत्र मिलेगा जिलों से कि हमने सारे बच्चों को किताबें वितरित कर दी हैं, उसके बाद फिर उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसा पहली बार होगा जब अधिकारी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को घर घर जाकर पुस्तक बांटेंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने छात्रों को पुस्तक न मिलने को लेकर गंभीर मानते हुए अधिकारियों के साथ खुद का भी वेतन रोका है। क्या कुछ कहना है शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड शिक्षा विभाग पहली बार अब घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटेगा और जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने काफ़ी इसे गंभीर माना है और अब उन्होंने निर्देश दिए कि जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी किताबों को बांटने की, वो घर घर जाकर किताबें बांटें। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्कूलों में तो किताबें पहुंचती नहीं थी, अभी भी पहुंची नहीं है, लेकिन अब आपने कहा कि घर घर जाके बच्चों को किताबें बांटे ताकि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ा हुआ है उसमें छात्र पढ़ सकें। देखिए, हम लोगों ने शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पहले ही अपनी किताबों का वितरण का कार्य शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने जो प्रिंटिंग का कार्य था वो पहले ही पूरा कर लिया था। तो हमारे जो 1 to 8 के बच्चे हैं उनको सबको किताबें मिल चुकी हैं। जो नए प्रवेश हो रहे हैं उनको नहीं मिली हैं। जो प्रवेश हो चुका है और बच्चे घर पर हैं उनको हमने कहा है कि घर घर जाकर के दीजिए, ताकि जो हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश है उन छुट्टियों का बच्चे सदुपयोग कर सकें। क्योंकि मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगा, उनके अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हुई कोविड की वजह से, और शैक्षिक ह्रास हुआ है बच्चों का। तो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको भी उनको पढ़ाई करनी है, जो पीछे का है उसको भी थोड़ा उनको देखना है।
तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त भार है उनके ऊपर कि हम वर्तमान पढ़ाई के साथ साथ पिछली को भी रिकवरी करें। तो उस लिहाज से भी किताबें उनके हाथ में होनी चाहिए ताकि वो गर्मी के समय का सदुपयोग करें। तो जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं उनके लिए हमने कहा है कि एक अभियान चलाइए और एक हफ्ते में सारे बच्चों को किताबें घर घर जाके दे दीजिए। लेकिन सर किस तरीके से देखते हैं जिन छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं उसे आपने गंभीरता से लिया है और अपने साथ करीब 600 अधिकारियों का वेतन रोकने का आपने बात कही है और तब तक वेतन नहीं लेने की बात कही है जब तक कि बच्चों को 100% किताबें नहीं बांटी जाती है। आइडिया कहाँ से आपके मन में आया, क्योंकि अपने से नीचे के अधिकारियों को कई बार देखने को मिलता है कि कार्रवाइयां उन पर इस तरीके की जाती है लेकिन खुद को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो क्या आपके मन में आया कि यार छात्रों का अगर नुकसान हो रहा है तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, निश्चित रूप से मैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हूँ, मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्र मेरे विद्यालय में अध्ययनरत हैं और जो एक सरकार की मंशा है कि हर बच्चे के हाथ में हमारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, तो उस जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप प्लस छात्रों के हित में उनकी किताबें उनके हाथों में होनी चाहिए। चूँकि 95% 9 to 12 में हमने दे दिया है, केवल 5% ही लोग हैं, बच्चे हैं जिनके हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक भी बच्चा हमारा छूटना नहीं चाहिए। जब तक 100% हम सुनिश्चित नहीं करा लेंगे कि हर बच्चे के हाथ में किताब नहीं पहुँच जाती, न तो हम अपनी निकालेंगे, न नीचे जो जिम्मेदार या इस कार्य में लगे हुए हैं उनकी सैलरी निकलेगी। हमने ये कहा है कि जब सभी लोग प्रमाण पत्र दे देंगे उसके बाद सबका वेतन आहरित किया जाएगा। लेकिन सर लगता है क्योंकि आप तो और भी काम करते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जिनके दायित्व भी ये बनता है, क्योंकि सीधे तौर से आप हर जगह इस तरीके से नज़र नहीं रख सकते कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के इस बड़ा विभाग है और भी काम आपको करने होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ जो कमियां रही हैं वास्तव में कि जिस वजह से पुस्तकें बटी रही हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सितंबर महीने तक एडमिशन होते हैं तो पहले ही विभाग को इस तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए कि ताकि 100% किताबें मिल सकें? देखिए, इसमें दो तरह की बातें होती हैं। जैसे हमारे जो 11th में बच्चों का एडमिशन होना है, चूँकि अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है तो उनको ये नहीं पता है कि 11th में किस सब्जेक्ट में वो जाएंगे, तो उनको एडवांस में हम किताब नहीं दे सकते। तो एक तो 11 वाली रुकी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें हमने उपलब्ध करा दी हैं। ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिया है, मैं कह रहा हूँ 95% उपलब्ध करा दी हैं। 11th वाली रुकी है, बाकी कुछ नए एडमिशन हुए वो रुके हुए हैं। हमने सिर्फ एक नैतिक हम लोगों ने प्रयोग किया है कि नैतिकता के आधार पे हमें जब तक हम अपने हर छात्र के हाथ में पाठ्य पुस्तक नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग वेतन आहरित नहीं करेंगे। तो ये शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि छात्रों को 100% किताबें जब तक नहीं मिलती है तब तक वो खुद के साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनको यहाँ पर वेतन नहीं लेने देंगे। और साफ तौर से उनका कहना है कि छात्रों के प्रति जिम्मेदारी उनकी भी है और अधिकारियों की भी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन ऐसा पहली बार शिक्षा विभाग में हो रहा है जब अब अधिकारी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पुस्तकें बांटने की, वो घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटेंगे। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। और अब बात करेंगे गर्मी के प्रकोप की। जून महीने की शुरुआत के साथ प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी प्रदेश में 10 जून तक के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अभी गर्मी से और जूझना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रदेश अपनी ठंडी वादियों से जाना जाता है वो आखिर इतना तप क्यों रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ठंडी वादी, शांत माहौल के बीच कुदरत की नेमतों को खुद में समेटे हुए उत्तराखंड इन दिनों मैदानी इलाकों के मुकाबले तप रहा है। राजधानी देहरादून में ही 40 के पार तापमान पहुंच गया है। गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग दिन के वक्त कम ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद भी तापमान में गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए सनग्लास, स्कार्फ, छाते के साथ ही आइसक्रीम का भी सहारा ले रहे हैं, जो कुछ पल के लिए उन्हें ठंडक का एहसास कराती है। लेकिन दोपहर में चल रही गर्म लू के थपेड़े ठंडक के उस एहसास को पल भर में खत्म कर देती है। जून के शुरुआती दिनों में बढ़ती गर्मी 10 जून तक सताने वाली है। प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने 10 जून तक के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विज्ञान की तरफ से ये दूसरी बार है जब प्रदेश में बढ़ती गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले मौसम विभाग ने मई के महीने में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस समय तापमान 40 के पार नहीं पहुंचा था।
लेकिन इस वक्त राजधानी देहरादून में ही तापमान में भारी इजाफा देखा गया है, जो कि चिंता का भी विषय है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति का संदेश भी। प्रदेश में बढ़ती गाड़ियों के साथ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। गाड़ी से निकलने वाला धुआं बढ़ते तापमान की वजह माना जा रहा है। वहीं कई हेक्टेयर वन संपदा विकास कार्यों की भेंट चढ़ गए। मई महीने में प्रदेश में कई हेक्टेयर वन संपदा भी जलकर खाक में तब्दील हो गए और कई पेड़ विकास के नाम पर अब भी लगातार काटे जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघल रहे हैं, जिससे पहाड़ों में भी संकट मंडराने लगा है। इसलिए जरूरत है कि सभी लोग किसी एक दिन नहीं, हर दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आज नहीं जागे तो कल उत्तराखंड को मिला प्रकृति का उपहार खो बैठेंगे। रुड़की सोलानी पार्क स्थित गंग नहर में 5 बच्चों के डूबने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना पर गोताखोरों ने 3 बच्चों को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया, जबकि 2 युवक गंग नहर में डूब गए और उनकी मौत हो गई है। 5 युवक भगवानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वाले हैं भगवानपुर क्षेत्र के थाना, और 5 बच्चे थे। ये नहाने के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के सिलसिले में यहाँ आए थे और वो गंग नहर में, पुरानी गंग नहर क्षेत्र है, उसमें नहाने लगे। तो ये बहने की सूचना मिली तो हमारी जल पुलिस की चौकी है, जल पुलिस वालों ने 3 बच्चों को बचा लिया था। एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है और एक की सर्चिंग की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं रुड़की के सोलानी पार्क पर, गंग नहर पर, जहाँ पर आपको बता दें कि आज फिर यहाँ पर 5 लोग नहा रहे थे, जिनमें से 5 के 5 लोग यहाँ पर डूब गए, जिसमें से एक की अभी शव बरामद किया गया है। अगर बात की जाए जिसमें 5वां अभी व्यक्ति गोताखोरों को नहीं मिला। हालांकि गोताखोरों की टीम यहाँ पर लगातार इन लोगों की तलाश कर रही है, पर एक बड़ा सवाल यह है कि बार बार मीडिया द्वारा गर्मी को लेकर जो यहाँ पर गंग नहर में नहाते हैं लोग, उनके बारे में काफ़ी कुछ दिखाया जा चुका है, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, पर अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन बिल्कुल निल रहा है। और आज फिर 5 लोग इस गंग नहर में डूबे हैं, जिसको हालांकि 3 लोगों को बचाया जा चुका है। 2 लोग अभी भी, एक की मौत हो चुकी है और एक अभी भी नहीं ढूंढा जा सका। पर बड़े अफसोस की बात यह है कि पुलिस जब कोई हादसा होता है उस वक्त आती है, उसके बाद फिर उस हादसे को भूल जाती है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प तैयार करे जो यहाँ पर नहाने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके, नहीं तो इसी तरह से गंग नहर में डूबकर प्रतिदिन अनेकों लोग मरते रहेंगे। मेरशद हुसैन, रफ्तार मीडिया, रुड़की। लोहाघाट एनएच पर खटीमा से पिथौरागढ़ जा रहा पिकअप वाहन देर रात अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घाट चौकी पर तैनात हमारे कांस्टेबल द्वारा सूचना दी कि वहाँ नेशनल हाईवे से पिकअप वाहन जो है खाई में गिर गया है, जिसमें 3 लोग सवार थे। उनका हमारे आपदा दल द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें से मौके पर ही एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है। 2 घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद, क्योंकि वहीं से एम्बुलेंस आई थी, वहाँ भिजवा दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तरकाशी बस हादसे में 26 लोगों की मौत। सीएम धामी ने हादसे में मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिजन और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान। यमुनोत्री हाईवे पर दुर्घटना स्थल का परिवहन मंत्री ने किया दौरा। घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की पाई गई कमी, कहा जल्द होगा सड़क पर सुरक्षात्मक कार्य। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 77.47% रहा 10वीं का रिजल्ट, तो 12वीं का परिणाम 82% रहा। जून में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। धूप की तपिश से झुलस रहे लोग। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों में गहराया संकट।